हेलो बच्चों, मैं डीके सर डीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पाचन की दुनिया में लेके चलता हूं कि जो हम लोग खाते हैं वो कहाँ जाता है, कैसे हमारे पूरे शरीर में प्रवेश करता है, उसी के बारे में बताएंगे। और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो हर एक कंपटीशन में भी आपके सामने आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, मानव में पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, मानव में पाचन तंत्र। मानव तो हम लोग जान रहे हैं, अब पाचन तंत्र जान लेंगे। पाचन तंत्र जानने से पहले बच्चों हम जानेंगे पाचन तंत्र। क्या जानेंगे? पाचन। पाचन तंत्र में क्या जानेंगे? पाचन। पाचन का मतलब होता है पचना। और क्या पचेगा? ईटा पाथर तो पचेगा नहीं, ठीक। पचेगा क्या? जो हम खाते हैं। अब खाते क्या है? खाते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। इन्हीं को हम पचाते हैं। तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जटिल का मतलब इनमें कार्बन की संख्या बड़ी बड़ी होती है। तो पाचन की डिफिनीशन अगर बताना है तो हम बता देंगे, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। अब पाचन तो हमें समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि भैया पाचन तंत्र किसे कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया हम जानते हैं कोशिकाओं के समूहों को ऊतक कहते हैं। एक समान प्रकार के ऊतकों के समूहों को अंग कहते हैं। और ऐसे सारे अंग जो मिलकर केवल एक ही कार्य करे उसे हम अंग तंत्र कहते हैं ना। तो अब हमारे पाचन में जो जो अंग प्रयोग होंगे, हमारे पाचन में जो जो अंग प्रयोग होंगे उन्हीं के समूहों को हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो कह सकते हैं पाचन से संबंधित अंगों के समूहों को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन से संबंधित अंगों के समूहों को पाचन तंत्र कहते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से अंग भैया आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, हमारे शरीर को पाचन तंत्र के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो है भैया आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथि। आहार नाल को हम एलिमेंटरी कैनाल कहते हैं और पाचक ग्रंथि को डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। तो हम सबसे यही पढ़ेंगे, यहां देख रहे हैं जो मुख गुहिका, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी अंग मिलके केवल एक कार्य करते हैं, पाचन का कार्य करते हैं। मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं? पाचन का कार्य करते हैं। तो इन्हीं के समूहों को हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि हमारे शरीर में कहां कहां ये पाए जाते हैं। तो ये जो मुख देख रहे हैं, ये मुख, इसी को कहते हैं मुख गुहिका। क्या कहते हैं? मुख गुहिका। यहां देखो, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? मुख गुहिका। मुख गुहिका। अब मुख गुहिका से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे यहां ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे बच्चों ग्रसनी। क्या बोलेंगे? ग्रसनी। अब बात आती है ग्रसनी।
ग्रसनी के थोड़ा ऊपर साइड भैया पाई जाती है लार ग्रंथियां, जिसे हम सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। तो उसको पढ़ेंगे बाद में, पहले हम यहां देखते हैं। तो भैया ये ग्रसनी, जो ग्रसनी की लंबाई भैया होती है 12 से 14 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 12 से 14 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाए ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है तो 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। ठीक, तो रुक जाइए थोड़ा, मुख्य गुहिका के बारे में जान लेते हैं। तो हमने बोला हम लोग क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। उसके बाद भैया प्रोटीन खाते हैं। क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं। उसके बाद वसा खाते हैं, साथ ही साथ विटामिन खाते हैं ना। तो ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। कहां से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से। तो यहीं से आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 1 कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मनुष्य में भोजन का प्रारंभ कहां से पाचन होता है? तो भैया हम बताएंगे मुख गुहिका, बक्कल कैविटी, मुख गुहिका से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, अर्थात भोजन पचने लगता है। दूसरा क्वेश्चन कि मुख गुहिका में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन? कार्बोहाइड्रेट का। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ओके, अब मुख गुहिका में जो जो होता है, जैसे दांत हो गए, जीभ हो गए, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो उसके नीचे जब यहां से पचना प्रारंभ हुआ तो धीरे धीरे खिसका कहां गया? ग्रसनी में। तो ग्रसनी में भैया श्लेष्म, जो श्लेष्म होता है, यहां लार ग्रंथियां जो होती हैं वो श्लेष्म का श्रावण, श्लेष्म और टाइलिन नामक एंजाइम का श्रावण करती हैं। जो श्लेष्म होता है वह क्या करता है? भोजन को गीला बनाता है। क्या बनाता है? गीला बनाता है। और जब गीला बना देगा तो सरकता हुआ भैया चला जाता है कहां? ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में। कहां चला जाता है? ग्रास नली में। तो ये जो आप यहाँ पूरा पोर्शन देख रहे हैं, इसको कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली। और बच्चों ग्रास नली की लंबाई होती है 23 से 27 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाए ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है तो बता सकते हैं 23 से 27 सेंटीमीटर होती है। तो इस ग्रास नली में कोई ग्रंथियां पाई नहीं जाती हैं, केवल ये भोजन को क्या करता है? खिसकाने का कार्य करता है, अर्थात कहां पहुंचा देता है? अमाशय में। कहां पहुंचा देता है? अमाशय। अब अमाशय का मतलब क्या होता है बच्चों? पेट। अमाशय का मतलब क्या होता है? पेट। पेट जानते हैं ना? ये पूरा पेट नहीं है, यहां तक, यहां है इतना पेट। इसकी आकृति कैसी होती है बच्चों? जे के आकार की। कैसी आकृति होती है? जे के आकार की। और जो अमाशय है इसकी लंबाई बच्चों होती है 23 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 23 सेंटीमीटर, या कहीं कहीं पे दिया रहेगा बच्चों 25 सेंटीमीटर। तो मुख्य रूप से मान लेते हैं कितना? 25 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाए कि जो हमारा पेट होता है, अमाशय होता है, जिसे स्टमच भी कहते हैं, उसकी लंबाई कितनी होती है तो कितना बताओगे बच्चों? 25 सेंटीमीटर। अब इस पेट के या अमाशय के भी 4 भाग होते हैं। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि अमाशय के कितने भाग होते हैं या अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है, तो बताना 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। वह है कार्डिक भाग, फंडिक भाग, पाइलोरिक भाग, शेषाग्र भाग। कार्डियक भाग, फंडिक भाग, पाइलोरिक भाग, शेषाग्र भाग। ये जो देख रहे हैं ये ग्रास नली, ये ग्रास नली जहां खुलती है उसको हम कार्डियक भाग कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं? कार्डियक भाग कहते हैं। उसके बाद ये जो इधर उभरा हुआ भाग है इसको हम फंडिक भाग कहते हैं। ये उभरा हुआ भाग, इसको हम क्या कहते हैं? फंडिक भाग। और उसके नीचे ये जो आपका भाग है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक भाग। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक भाग। और उसके नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं शेषाग्र भाग, जो अमाशय का
सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक, अब अमाशय करता क्या है ना, तो अमाशय में पाई जाती हैं बच्चों जठर ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? जठर ग्रंथि। यहाँ पे ग्रंथियों की चर्चा नहीं करेंगे, ग्रंथियों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे अंग की चर्चा कर रहे हैं। तो अमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां, जिनकी संख्या होती है बच्चों 3.5 करोड़। अगर पूछा जाए कि हमारे अमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं या कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां? जठर ग्रंथियां, या उसे हम अमाशयी ग्रंथि भी कहते हैं। और अगर पूछा जाए जठर ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो आप बता देना 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां हमारे अंदर पाई जाती हैं। अब 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां संख्या में तो बहुत है, लेकिन बच्चे छोटी 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 होती है। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। अमाशय के बाद बच्चों जो होता है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत, जिसे हम क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्रांत्र या स्मॉल इंटेस्टाइन। और क्षुद्रांत्र को हम पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पाचन एवं अवशोषण का केंद्र पाचन के किस अंग को कहते हैं, तो आप बताएंगे छोटी आंत को कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? देखिए, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र। ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र, इसको हम कह सकते हैं बच्चों डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ऐसे ना याद रखे रहो भैया, आजकल बहुत बचते हैं क्या, डीजे आई। कहाँ आई डीजे? बारात में आई ना। डी मतलब डेडुनम, जे मतलब इलियम, सॉरी जे मतलब जेजुनम और आई मतलब इलियम। डीजे आई, ठीक है। तो डीजे आई मतलब भोजन आई। कहाँ? भोजन आई छोटी आंत में। तो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में पूर्ण तरीके से पचना हो जाता है किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। मतलब ग्रहणी से पूर्ण तरीके से भोजन पचना प्रारंभ हो जाता है और मध्यांतर में पच जाता है। कहां पच जाता है? मध्यांतर में। इसीलिए कहते हैं कि छोटी आंत को पाचन और अवशोषण का केंद्र कहते हैं। तो पाचन तो हो गया ग्रहणी और मध्यांतर में। अब अवशोषण, जैसे हमारे दिमाग में आता है हम तो दाल भात रोटी सब्जी खा लिए, खाने के बाद गया पेट में, जाने के बाद वो कहां गया? वो जाता है कहां जानते हैं? वो आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में जाता है। कहां जाता है? शरीर की प्रत्येक कोशिका में जाता है। अब गुरुजी कोशिका बता रहे हैं, कोशिका में कैसे जाता है? जाता है, देखो ये जो आपका शेषांत्र भाग है, कौन सा भाग? शेषांत्र भाग है। शेषांत्र भाग में बच्चों पाए जाते हैं रसांकुर। क्या पाए जाते हैं? रसांकुर, जिसे हम विली भी कहते हैं। रसांकुर पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? विली कहते हैं। तो ये रसांकुर क्या करता है? पचे हुए भोजन को अवशोषित करके, अवशोषित का मतलब सोख के, पचे हुए भोजन को अवशोषित करके रुधिर वाहिनी में छोड़ देता है। तो अब हमको पता है रुधिर क्या करता है? लेफ्ट राइट आपके शरीर में करता रहता है, प्रत्येक कोशिका तक जाता है। तो जब रसांकुर पचे हुए भोजन को क्या करता है? सोख कर रुधिर वाहिनियों में छोड़ देता है। तो रुधिर वाहिनियां क्या करती हैं? उसको शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा देती हैं। जब शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दी तो भैया भोजन प्रत्येक कोशिका तक तो पहुंच ही गया। समझ में आया? तो फिर से एक बार देख लीजिए,
छोटी आंत में क्या क्या कहानी है। छोटी आंत के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जैसे पूछा जाए कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है ना, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है बच्चों, तो बताना 6 से 7 मीटर। पहला क्वेश्चन, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर। अब सोच रहे हैं मीटर, 1 मीटर तो इतना बड़ा होता है, तो 6 से 7 मीटर किससे होगा। तो जो आपका छुटकी अतिया है, देख रहे हो, ये देख रहे हो ना, ये ऐसे रस्सी की भांति उसी में ऐसे 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 उसी में ऐसे लपेटा रहता है। ठीक, तो कुल मिला के हो जाता है 6 से 7 मीटर। ठीक, तो अब ये जो आप देख रहे हैं कि छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबा होता है, तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो आप बता सकते हैं छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो भैया 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला क्वेश्चन, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है। दूसरा क्वेश्चन, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। और तीनों भाग यहां लिखे गए हैं, जिन्हें हम कहते हैं बच्चों डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम का मतलब बच्चों ग्रहणी, जेजुनम का मतलब बच्चों मध्यांत्र, इलियम मतलब शेषांत्र। अब पूछा जाए डेडुनम की लंबाई कितनी होती है, तो बताना 25 सीएम, और जेजुनम की लंबाई कितनी होती है, 2.4 मीटर, और इलियम की लंबाई कितनी होती है, 3.4 मीटर। इसका कहां योगदान है, इसका योगदान है, पूछे कभी छोटी आंत के सबसे लंबे भाग का क्या नाम है, तो आप क्या बताओगे इसमें से, इलियम, शेषांत्र। शेषांत्र वाला भाग सबसे लंबा होता है, जिसकी लंबाई 3.4 मीटर होती है। ठीक, और पूछा जाए कि छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन होता है, तो आप बताओगे बच्चों डेडुनम मतलब ग्रहणी, जिसे हम छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कहते हैं। ठीक है, तो अब छोटी आंत में इतने हो गए। और एक चीज, अगर पूछा जाए पाचन एवं अवशोषण का मुख्य केंद्र किसे कहते हैं, तो आप बताओगे छोटी आंत को कहते हैं। किसको कहते हैं, छोटी आंत को कहते हैं। अब उसके बाद पूछा जाए कि छोटी आंत में किसका पाचन होता है, तो बताना छोटी आंत में लगभग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा सभी का वहां पे पाचन हो जाता है। ठीक, और पूछा जाए छोटी आंत में क्या पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं छोटी आंत में बच्चों पाया जाता है रसांकुर। क्या पाया जाता है, रसांकुर, जिसे हम विली कहते हैं। क्या कहते हैं, विली कहते हैं। अब पूछे विली क्या है, तो बताना पचे हुए भोजन को अवशोषित करके रुधिर वाहिनियों में छोड़ देता है। तो छोटी आंत की बात हो गई। तो चलो अब आगे देख लेते हैं बड़ी आंत। ठीक, क्या देख लेते हैं, बड़ी आंत देख लेते हैं। समझ में आया, छोटी आंत देखो, छोटी आंत पाचन एवं अवशोषण का मुख्य केंद्र, जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर। इसके 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम का मतलब ग्रहणी, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर। जेजुनम का मतलब मध्यांत, जिसकी लंबाई 2.4 मीटर। इलियम, जिसे हम कहते हैं शेषांत्र, इसकी लंबाई 3.4 मीटर। सबसे लंबा भाग इलियम, सबसे छोटा भाग डेडुनम। उसके बाद छोटी आंत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पाचन के शोषण या अवशोषण कह सकते हैं, और पचे हुए भोजन को कहां छोड़ने में, रुधिर वाहिनियों में। छोड़ता कौन है, रसांकुर। हो गया, चलो अब इसको देख लेते हैं। बचा बड़ी आंत। बड़ी आंत नाम का बड़ा होता है,
बड़ी आंत नाम का बड़ा होता है लेकिन बड़ा नहीं होता है। किससे? छोटी आंत से। तो भैया बड़ी आंत में पहला क्वेश्चन है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो बड़ी आंत की लंबाई लगभग बच्चों 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। और इसके भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो तीनों भाग का नाम है सीकम, कोलन, मलाशय। सीकम, कोलन, मलाशय। सीकम जो होता है वो बच्चों 5.8 सीएम, और बच्चों जो कोलन होता है 1.3 मीटर, और जो मलाशय होता है वह बच्चों होता है 15 सीएम। ठीक है। तो अब अगर पूछा जाए कि बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो बताओगे बच्चों कोलन। कौन होता है? कोलन। अब कोलन में क्या होता है, सीकम में क्या होता है, मलाशय में क्या होता है? सीकम और कोलन, सीकम और कोलन जो पचने के बाद बचे हुए भाग होते हैं, पचने के बाद जो बचे हुए भाग होते हैं उसमें से जल के अवशोषण का कार्य करते हैं। तो अगर पूछा जाए जल का अवशोषण कहां होता है, तो आप सीकम और कोलन में बता सकते हैं। और जो आपका सबसे लास्ट भाग है मलाशय, कौन सा भाग है? मलाशय। तो अब मलाशय क्या करता है? मलाशय का तात्पर्य यही है, मल आशय। आशय का मतलब आश्रय देने वाला, और मल का मतलब खराब पदार्थ, गंदा पदार्थ। अब खराब और गंदा पदार्थ किसे कहते हैं? खराब और गंदा पदार्थ कुछ है नहीं, वैसे गंदाता अंधाता नहीं है। जैसे आप लोग खाते हो, जब खाओगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन वसा पच गया, पचने के बाद वो तो चला गया आपकी पेटवा में, मतलब प्रत्येक कोशिका में चला गया। तो जो सब खाते हो सभी नहीं जाता है, कुछ बचा रहता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। उसी को हम क्या कहते हैं भैया? मल। जो कहां एकत्रित होता है? मलाशय में। कहां एकत्रित होता है? मलाशय में। अब मलाशय में जब एकत्रित हो जाता है, जब उसकी संख्या बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तब आपको फोर्स लगता है। किस नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए। आप उसको क्या करते हो? ये आपका है गुदा द्वार, गुदा द्वार से आप इसको क्या करते हो? बाहर निकाल देते हो। ये हो गया। तो ध्यान से सुनिए। आहार नाल, आहार नाल की लंबाई बच्चों बताई गई है 8 से 10 मीटर। स्टार्टिंग में 8 से 10 मीटर। अगर आहार नाली की परिभाषा पूछें, क्वेश्चन एक एक समझते जाइए। आहार नाली की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। मुख गुहा से लेके, मुख गुहा से लेके गुदा द्वार तक के भाग को हम आहार नाल कहते हैं। मुख गुहा से लेके गुदा द्वार तक के भाग को आहार नाल कहते हैं, जिसके कई भाग होते हैं। मुख गुहिका, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। मुख गुहिका भोजन के पाचन का प्रारंभ होता है, केंद्र होता है, मतलब यहां से भोजन पचना प्रारंभ होता है। उसके बाद ग्रसनी और ग्रासनली से सरकता हुआ कहां चला जाता है? अमाशय में। अमाशय में पचना प्रारंभ होता है। अमाशय के कितने भाग होते हैं? 4 भाग बताए गए। उसके बाद फिर वहां से पचने के बाद कहां पहुंचता है? छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत पाचन एवं अवशोषण का केंद्र ही होता है। वहां सब जो आए दाल भात सब पच जाते हैं। पचने के बाद उसमें शेषांत्र में रसांकुर होते हैं। वो रसांकुर पचे हुए भोजन को क्या करते हैं? अवशोषित करके रुधिर वाहिनियों में छोड़ देते हैं। और जो अपचित भोजन होता है वो कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में उसमें जो जल होता है उसका अवशोषण सीकम और कोलन के द्वारा कर लिए जाते हैं। और जो अपशिष्ट भोजन बचा रहता है, अपचित भोजन, उसको हम क्या करते हैं? मलाशय में एकत्रित कर लेते हैं। और जब संख्या ज्यादा होती है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो गुदा द्वार के द्वारा हम क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। ठीक। तो ये पार्ट हो गया इसके। अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे
कि ये पाचक ग्रंथियां किसे कहते हैं। कौन सी ग्रंथियां? पाचक ग्रंथियां किसे कहते हैं। पाचक ग्रंथियों में हम एक एक करके बताएंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या, और ये किस किस चीज का श्रावण करते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना है बस।